अरे माँ, आप तो जानती हैं कुछ दिनों से हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैं इसी समय का फुल टाइम मेड अपने गांव चली गई है, बोल कर गई थी 2 महीने बाद आऊंगी। अब इतनी जल्दी तो कोई नौकरानी भी नहीं मिलेगी, और आप भी भाई के पास अमेरिका जाकर बैठ गई हैं। माया ने परेशान होते हुए अपनी सास से कहा। तो माँ बोली, अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। कोई नई नौकरानी ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी सासू माँ है, और ना वो किस दिन काम आएगी। भली चंगी तो है अभी समधन जी, और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है। इतना तो कर सकती हैं ना वो तुम्हारे लिए, जब तक जरूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें चल कर देना अपने घर। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर माया की आंखों में चमक आ गई। माँ, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है दिया तुमने। शाम को जब आपका पति घर आया तो माया मायूसी का मुखौटा लगाए अपने चाय देने लगी। अरे माया, क्या हुआ, उदास क्यों हो। मैं सोच रही थी कि आपके माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन वो लेकिन लेकिन क्या। लेकिन पिछली बार जो हुआ था उनकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं है। अरे नहीं, मैं अपनी माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाते ही दौड़ते चले आएंगे दोनों। आज ही सुनते ही आज रवि को फोन आया था, सविता जी ने चहकते हुए कहा। तो आनंद जी तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद चलो याद तो आई। उसने क्या कहता है। ठीक तो है, बस वहाँ बस दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है ना, तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटे से बात करके तो सविता जी की खुशियाँ साथ में आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही सविता जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गई। सल 1 वर्ष पहले सविता जी और आनंद जी अपने बेटे बहू के कुछ कुछ दिन बिताने के लिए आए थे। उनकी बहू माया जान चुकी थी कि उनकी सास बिल्कुल सीधी सादी है, तो उनसे इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। सारे दिन बिजी रहने के बहाना करती और सास से काम अपनी सासू माँ पर ही डाल देती। यह देखकर आनंद जी को अच्छा नहीं लगा, तो बहू से बोले, बहू तुम्हारी सासू माँ की उम्र हो गई है और थक जाती है, तो थोड़ा सा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहने की ही देर थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खड़ी खोटी सुनाई। कविता जी और आनंद जी चुपचाप खड़े अपमान सहन कर रहे थे, और कभी रवि अपने पत्नी के सामने कुछ नहीं बोल ना सका। सविता जी और आनंद जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। सविता जी पिछली यादों में गुम थी। इतने में आनंद जी बोले, अरे कविता, किन बातों को खो गई तुम। अभी तक सोच ही रही हो, जल्दी से सामान पैक करो। आनंद जी अपने पत्नी सविता से कहा, तुम तो इतनी जानती हो, रवि की शादी 5 साल हो गए, और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे को खुशियां आई हैं। जो ठीक है, मैं जरा नीता को बोल कर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल आनंद जी और सविता जी अपने घर पर एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहाँ नीता विशाल अपने प्यारे बेटे गोलू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में सविता जी और नीता का एक दूसरे के साथ खास लगाव हो गया था। नीता के बेटे गोलू को तो उसकी दादी, सगी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी। कविता जी, नीता, ओ नीता, सविता जी ने आवाज लगाई। जो आंटी जी। नीता रसोई से बाहर आ गई। अरे नीता, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी से दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। सविता जी की खुशी में शामिल होते हुए नीता बोली, हाँ नीता, हमारे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है, तुम अपने टिफिन का काम निपटा कर मेरी मदद करने आ जाना। सविता जी बोली। तो इतने में विशाल की आवाज आई, नीता, टिफिन का काम मैं संभाल लूंगा, तू जाओ आंटी की मदद करो। नीता की ने सविता जी की पैकिंग करने में मदद की, और सविता जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोद के लड्डू भी बनवाए दिए। जाने से पहले रास्ते के लिए एक टिफिन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन में से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर रवि उन्हें स्टेशन से कार में बैठाकर घर ले गया। जैसे ही घर पहुंचे तो बहू से मिलकर सविता जी और आनंद जी ने सारे मनमुटाव भूलकर दोनों उसे ढेरों आशीर्वाद दिए।
सविता जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ली। सारा घर के जो काम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरा हुआ था, सविता जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ व्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को सुपाच्य और पौष्टिक खाना बना खिलाया। बहू की बातों में तो जैसे मिश्री सी ही घुल गई थी। सारा दिन माजी माजी करके उसके उनसे सारे काम करवा लेती थी। नियत समय पर माया ने बच्ची को जन्म दिया। दादी दादी को तो जैसे पांव से ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज यही तो बिल्कुल मुझ पर गई थी। सविता तो पोती को देखते ही बोली, नहीं जी नहीं, मेरी पोती के नयन नक्श तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। अरे इनसे तो मुझे गीला कर दिया। आनंद जी बच्ची को सविता को दे देते हुए बोले। सभी लोग ठहाके लगाकर हंस दिए। बच्ची होने के बाद सविता जी ने बहू को खूब सेवा की। अच्छे सा ख्याल रखना, रसोई का घर का काम, बहू के लिए अलग से खाना पकाना। सविता जी की उम्र की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो, यह सोचकर भी सारा दिन अपनी बहू और बच्ची की सेवा में हाजिर रहती। उसने घुटनों में भी दर्द रहता, उसके बावजूद सविता जी सारा काम बड़ी कुशलता के साथ कर रही थी। आनंद जी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते थे। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए। बच्चे के लाड दुलार में सविता जी और आनंद जी का समय कैसे बीतता पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बच्ची को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो गई। यह बात बहू माया को खटकने लगी। कुछ दिनों बाद माया की काम वाली बाई भी अपने गांव से वापस लौट आई। सविता जी के मना करने पर भी उसने यह दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया। माँ जी दिन भर काम करके और बच्ची को संभाल कर थक जाती हैं। एक दिन जब सविता जी बच्ची को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्ची ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या, माया को तो जैसे बहाना मिल गया उसी सासू माँ पर कुछ खटका करने का। माया और रवि ने बच्चे की सारी जिम्मेदारी आया को दे दी, लेकिन सविता जी का मुंह तो बच्ची में ही अटका हुआ था। इसलिए ममतावश कभी कभी बच्ची को उठा लेती। एक दिन जब दोनों बेटा बहू बाहर गए तो बच्ची को आया को देकर बच्ची लगातार रोए जा रही थी। आया उसे चुप कराने की कोशिश करती, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हो रहा था। सविता जी ने बच्चे का रोना देखा नहीं गया और आया की आत से बच्ची को ले लिया और अभी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्चे चुप हो गए और दीदी का स्पर्श पाकर मुस्कुरा दी। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, अब मेरी जरूरत ही नहीं थी तो मुझे काम पर क्यों रखा? क्यों आपके सास ससुर तो बच्ची को छूने भी नहीं देते, मुझे झट से छीन लिया। अब मैं आपके घर काम नहीं करूंगी। दोनों पति पत्नी कविता जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सविता जी और आनंद जी अपमान कर घूट पी कर रहे थे, करते भी क्या करते। बच्चे के मुंह से बेटा बहू का घर भी तो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सविता जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो शर्म आती मुझे अपने बेटा कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया है कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फोन पर बतियाती रहती और सविता जी पर रसोई घर के सारे काम की जिम्मेदारी पड़ गई। यहाँ तक कि आया का खाना भी सविता जी को बनाना पड़ता था और आनंद जी अपने पत्नी का यह हालत देखकर मन ही मन कुड़ते रहते। एक दिन बहू माया ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं तो उनके लिए कुछ स्नैक्स वगैरह का इंतजाम कर देना और चाय कॉफी बना भी देना। शाम को जब बहू की सहेलियां घर आई तो पूरे आदर सम्मान के साथ कविता जी ने उन्हें बिठाया, अपने हाथों से बने लजीज स्नैक्स बनाकर खिलाया, उनकी खूब आवभगत की और रसोई में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उनके अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उसे कह रही थी, माया तुमने काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली हुई है, इतना लजीज खाना बनाती है, कितनी पगार लेती है, हमारे लिए भी ऐसी काम वाली ढूंढ दो। ऐसा सुनकर माया हंस पड़ी, लेकिन उसने इतना भी नहीं कहा कि नहीं, यह मेरी नौकरानी नहीं बल्कि मेरी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद सविता जी अपने हाथ धोकर अंदर आई और सबके हाथ में साथ बैठ गई। बहू की सहेलियां कुछ सब कवा गई तो कविता जी बोली, आप लोगों जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सास हूँ।
आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो सोचा मैं ही बता दूं। सारी सहेलियां चौंक गईं और हैरानी से माया की तरफ देखने लगी। सविता जी बोली, बहू माना माना कि घर की नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस सिंबल है, लेकिन आपकी ही सास की नौकरानी करार दे देना कहाँ का स्टेट है। बहू की भौहें तक नहीं गई। उस समय तो वह चुप रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा खड़ा कर दिया। माँ पिताजी के लिए हैरान की बात तो थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ, इतनी छोटी सी बात पर पतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? आपको रवि बोला तो आनंद जी, जो आज तक अपने बच्चों के मुंह में बस अपना मुंह बंद किए बैठे थे, अपना धीरज खो बैठे। छोटी सी बात पर तुम्हारी माँ को यह नौकरानी की संज्ञा दे दी गई है और तुम्हें यह छोटी सी बात लगती है? माफ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन करते थे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए नहीं रह सकते तो ये मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए आनंद जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करने लगे, यह सोचकर कि कहीं बच्ची का मुंह उन्हें रोक ना ले। उसे दूर ही देखकर निकल गए। जिस बहू को उन्होंने इतने महीनों सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती कर इनाम देकर अपने घर से उन्हें रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं। आनंद जी और सविता जी पहली ट्रेन पकड़कर घर वापस लौट आए। रहकर एक ही प्रश्न दोनों को परेशान कर रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वो कैसे गुजारा करेंगे। महीने के किराए के अतिरिक्त और कोई कमाई का साधन भी तो नहीं था दोनों के पास, और सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर और उसे सेटल करने के में खर्च कर दी थी। आनंद जी को दिल ही दिल यह बातें कचोट रही थी, पर घर पहुंचे जैसे घंटी बजाए नीता विशाल के बाहर आने से पहले ही गोलू बाहर आ गया। अरे दादा दादी आ गए, आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर? नीता ने दरवाजा खोला तो उन दोनों ने गोलू को अपने आलिंगन से ले लिया। उधर नीता के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी से में मिश्रित भाव से वो समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी तो 6 महीने का कह कर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वह भी सारा सामान लेकर। लेकिन जल्दी ही उनके चेहरे के भाव देखकर वो दोनों सारा मामला समझ गईं। अंकल आंटी, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर आती हूँ। तो सभी की आंखें नम हो गईं। जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला तो सविता जी को अपना आशियाना पाकर संतोष हुआ, लेकिन अंदर ही आनंद जी के दिमाग में रह रहकर वही बातें गूंज रही थी। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे तो उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। उससे पहले सविता जी उन्हें संभालती हुए निराश गिर चुके थे। सविता जी की आवाज सुनकर नीता और विशाल आ गए, लेकिन अब तक आनंद जी निस्तार हो चुके थे। सविता जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। नीता और विशाल ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। बहू बेटे को खबर दी तो दोनों अंतिम संस्कार की लोकाचारी निभाकर चले गए। अपनी माँ का हाल चाल जानने की तक की जहमत नहीं उठाई गई दोनों से, लेकिन किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सविता जी की हालत भी अब कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन नीता और विशाल का बेटा गोलू कुछ बीमार पड़ गया तो उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। सविता जी को तो वैसे भी खाना बनाने का शौक नहीं था, तो नीता और अनुपस्थिति से कविता जी ने टिफिन का सारा काम संभाल लिया। सब ग्राहकों को अपना खाना बहुत पसंद आया और हॉस्टल की लड़कियों तो उनके खाने की दीवानी हो गई हैं। उस समय कविता जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार विशाल और नीता ने अब अपना मकान खरीद लिया है और वहीं पर वो दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान 2 महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन अंकल के जाने के बाद वो आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्हें अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। यह बात जानकर सविता जी भवी भोर हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए नीता के पास गए और उसे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखा करो कि मैं तुम लोगों को जाने नहीं ना दूं।
सविता जी ने नीता को आश्वासन दिया और वह बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारी करवा कर उन्हें भारी मन से विदा कर दिया। लेकिन अब सविता जी बिल्कुल अकेले हो गई थी और साथ ही किराए से होने वाली आय भी अब बंद हो चुकी। उस उम्र में अपना गुजारा कैसे करेगी? जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी उसने मुझे बुढ़ापे में कहते हुए उसने अपने गालों पर आंसू लुढ़क आए। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बेल बजी। देखो तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थी। सविता जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए आग्रह करने लगी। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज आप टिफिन सर्विस शुरू कीजिए ना। यह सुनकर सविता कुछ सोच में पड़ गई। अंदर आकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी ये कैसे असंभव है? इस उम्र में क्या काम कैसे शुरू करूं? लेकिन इससे हर्ज क्या है? अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय ले लिया। नीता और विशाल का घर कुछ ही दूरी पर था। नीता को फोन करके उन्होंने अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफिन सर्विस शुरू करने में उसकी मदद मांगी। 2 ही दिन में नीता की मदद से सविता जी ने अपना काम शुरू कर लिया और अपनी मदद करने के लिए 2 लड़कियों भी रख ली जो सारा दिन भागदौड़ का काम संभालती थी। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को सविता जी से इतना लगाव हो गया कि उसके घर किराए पर भी रहने लगी। अब सविता जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने सविता जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो जैसे आग की तरह फैल गई और सविता जी के बनाए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका काम और भी बढ़ गया। इधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखी तो उनकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं। तुरंत रवि को दिखाते हुए बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना कमाती होंगी। बाप रे बाप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारा घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम इन्हीं के पास जाकर रहे। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे हैं तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा ना। ये सब देखकर रवि की हैरान कर तो ठिकाना ना रहा। पत्नी का कहना मानकर रवि ने अपनी माँ के पास जाने की योजना बनाई। अगले ही दिन दोनों अपने बेटे के साथ सविता जी के घर पहुंच गए। वहां के दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था, सारी तरफ चहल पहल थी। मीडिया वाले माँ जी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर मैंने पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वह अपने घर पर ही अपेक्षित सा महसूस कर रहे थे। सविता जी ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रही। भीड़ थोड़ी कम होने पर बहू बेटे दोनों सविता जी के पास आकर उसके चरणों में गिर गए। सविता जी ने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपनी पोती को इतने दिनों बाद देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गईं। इतने में रवि ने पीछे से आवाज लगाई, माँ हमें माफ कर दो, इसमें हम बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सविता जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर में काम वाली बाई बनकर नहीं। अब यहाँ सब लोग ही मेरा परिवार है। लेकिन माँ, इस घर पर हमारा कोई हक नहीं है, बहू माया ने कहा। कुछ हक तो बहुत तुम लोगों का उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए तो भूख लगी होगी, कुछ खाकर जाना, रास्ते के लिए भी तुम्हारे लिए टिफिन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए सविता जी अपने काम में मस्त हो गईं। आज उनके चेहरे पर संतुष्ट के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।